नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। ज्योतिराव फुले, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक और एक दार्शनिक थे। उनका काम कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं और उत्पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयास शामिल थे। वे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर निचली जातियों के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। माली परिवार में जन्मे उनका जीवन आसान नहीं था। बावजूद विलक्षण प्रतिभा के बूते उन्होंने न केवल स्कूल गए, बल्कि एक बड़े शहर के एक नामचीन स्कूल से पढ़ाई की। ज्योतिबा फुले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच बदलने वाला महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनकी विचारधारा, सामाजिक सुधार के प्रयास और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। तो आइए आज अपने विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में शुभ्रा नंदी की खास पेशकश आपको महात्मा की उपाधि से अलंकृत महान व्यक्तित्व ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में बताते हैं शौर्य गाथा में। ज्योतिराव फुले का जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था, इसलिए उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 11 अप्रैल 1827 में सतारा जिले में हिंदू माली जाति के एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। बागवान पारंपरिक रूप से फल और सब्जियां उगाते थे। जाति वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र श्रेणी में रखा गया था। फुले का नाम हिंदू देवता ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। फुले के परिवार के पैतृक गांव का नाम गोरहे था, जो सतारा शहर के पास कटगुन गांव के नाम पर स्थित है। फुले के परदादा, जो वहां चौगुला या निम्न श्रेणी के ग्राम अधिकारी के रूप में काम करते थे, एक समय बाद वे पुणे जिले के खानबाड़ी चले गए। 3 बेटों सहित पूरा परिवार रोजगार की तलाश में पूना चला गया। लड़कों को एक फूल वाले के संरक्षण में ले जाया गया, जिससे उन्हें व्यापार की बारीकियां सिखाई। फूल उगाने और सजाने में उनका कौशल बढ़ता गया और उन्हें जल्द ही प्रसिद्धि मिली, और इस प्रकार वे गोरे के स्थान पर उन्हें फूल अर्थात फूल पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवाओं के अंतिम शासक थे। वे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे, जो अपने शाही दरबार के लिए कला और शिल्प बेहतरीन नमूने रखना पसंद करते थे। यहाँ कला और शिल्प की प्रदर्शनियों सहित विभिन्न अनुष्ठान, समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। उस दौरान इन अनुष्ठानों और समारोह के लिए फूलों की कुशन, सजावटी और अन्य कलाकृतियां फुले परिवार द्वारा बनाया गया था, जो शाही दरबार की सुंदरता में इजाफा किया, जिससे बाजीराव बेहद खुश हुए। बाजीराव द्वितीय के इस आदेश को पूरा करने से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनाम में फुले परिवार को 35 एकड़ जमीन दे दी, जिसमें कोई टैक्स देना नहीं होगा। ज्योतिराव फुले के बड़े भाई ने संपत्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण ज्योतिराव के पिता गोविंदराव और उनके छोटे भाई बहनों को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण खोना पड़ा। इस स्थिति ने ज्योतिराव फुले और उनके परिवार को बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन ज्योतिराव ने सामाजिक सुधार के लिए काम करना जारी रखा और एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और व्यवसायी बन गए। गोविंदराव फुले जी ज्योतिबा फुले के पिता थे। उन्होंने चिमनाबाई से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे, जिनमें ज्योतिराव सबसे छोटे थे। उनके 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। तत्कालीन पिछड़े माली समुदाय में शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल लिया था। ऐसा उन्होंने सामाजिक दबाव के कारण किया।
क्योंकि उस समय शिक्षा को केवल कुछ जातियों और वर्गों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था। हालांकि बाद में ज्योतिबा राय ने खुद शिक्षा के महत्व को समझा और लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसमें सामाजिक सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुकान और खेत दोनों में काम करना शुरू किया। हालांकि फुले की ही माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनके पिता को स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में पढ़ने की अनुमति देने के लिए राजी किया। इस तरह फुले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर परंपरा के अनुसार ज्योतिबा राय फुले का विवाह 13 वर्ष की आयु में माली समाज की 9 वर्षीय बालिका सावित्री बाई से हुआ। बता दें कि उनका विवाह 1840 में हुआ था। नए गांव में जन्मी सावित्री बाई फुले बाल विवाह की शिकार थी। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र के परिवार में शामिल हुए। फुले ने पारंपरिक विवाह जुलूस में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके मित्र के माता पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया। उन्होंने उनसे कहा कि शुद्ध जाति से होने के कारण उसे उस समारोह से दूर रहना चाहिए था। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। इस घटना के बाद 1848 में महज 21 वर्ष की आयु में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा संचालित लड़कियों के स्कूल का दौरा किया और उसी वर्ष उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी, जिससे उनमें सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित हुई, क्योंकि उनमें ईसाई रूढ़िवाद की आलोचना की गई थी, जो उनकी हिंदू रूढ़िवाद की आलोचना से मिलती जुलती थी। खैर, अहमदनगर में लड़कियों के स्कूल का दौरा फुले के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उन्हें समाज में महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने में मदद की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में उत्पीड़ित जातियां और महिलाएं वंचित थी और इन वर्गों की शिक्षा ही उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से फुले ने उसी वर्ष अपनी पत्नी सावित्री बाई को पहली बार पढ़ना लिखना सिखाया और फिर इस दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपनी बहन सगुड़ाबाई क्षीरसागर, जो उनकी मौसी की बेटी थी, उनको सावित्री बाई के साथ मराठी लिखना सिखाया। ज्योतिराव और सावित्री बाई ने लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन किया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका पुणे के रूढ़िवादों उच्च जाति के लोगों ने उनके इन कार्यों को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप रूढ़िवादियों ने उसके परिवार और समुदाय को बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस दौरान उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय दिया। बाद में फुले ने महार और मांग जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में फुले के 3 स्कूल चल रहे थे, जिनमें 273 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन 1858 तक आते आते सभी स्कूल बंद हो गए। एलेनोर जेलियट ने स्कूल के बंद होने के लिए 1857 के विद्रोह के कारण निजी यूरोपीय दान में कमी, सरकारी सहायता वापस लेना और पाठ्यक्रम पर मतभेद के कारण ज्योतिराव की स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने को जिम्मेदार ठहराया। विद्रोह के कारण बंद हुए स्कूल ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे और सुरक्षा खतरे में थी। फुले ने देखा कि अछूतों को अपनी छाया से भी किसी को पवित्र करने की अनुमति नहीं थी। यह कथन उस समय की सामाजिक असमानता को दर्शाता है, जब दलितों को साफ करने के लिए अपनी पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि युवा विधवाएं अपना सिर मुंडवा रही है और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी से अपने को दूर रख रही है। असमानता को बढ़ावा देने वाली इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसकी शुरुआत अपनी पत्नी से की। हर दोपहर ज्योतिराव अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ बैठते और उन्हें शिक्षा देते।
जबकि वह खेतों में जाती जहां वह काम करते थे और उनके लिए भोजन लेकर आती। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रशिक्षण लेने के लिए एक स्कूल में भेजा। इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे के विश्राम बाग वाडा में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में उच्च जाति की गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान पर बच्चे को जन्म देने के लिए एक गृह की शुरुआत की। 1863 में पुणे में एक भयानक घटना घटी। काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो गई और गर्भपात कराने की उसकी कोशिशें सफल नहीं हुई। उसने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे कुएं में फेंक कर मार डाला, लेकिन उसकी करतूत सामने आ गई। उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी और जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना से फुले बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पुराने मित्र सदाशिव बल्लाड़ गोवंडे और सावित्री बाई के साथ मिलकर शिशु हत्या निवारण केंद्र की शुरुआत की। केंद्र के विज्ञापन वाले पर्चे पुणे में चिपकाए गए, जिसमें लिखा था कि विधवाओं यहाँ आओ और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दो। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह अनाथालय उन बच्चों की देखभाल करेगा जो पीछे छूट गए। फुले दंपत्ति ने 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाया। फुले ने दलितों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दलितों को अपने घर में बने कुएं का इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी थी। ऐसा करके इस दंपत्ति ने दलितों पर लगे सामाजिक अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने का प्रयास किया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।